हेलो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन रियल नंबर्स चैप्टर का पार्ट 1 है, जो प्राइम नंबर्स पे बेस्ड है। आप सबको पता ही होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने रिसेंटली क्लास 9th और 10th के चैप्टर्स जो हैं वो रीशफल किए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है ताकि क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स टॉपिक्स को आसानी से डाइजेस्ट कर पाएँ। तो चलिए सीखते हैं व्हाट आर फन नंबर्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ। प्राइम नंबर्स आर फन नंबर्स, दे आर क्रेजी नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम लेगोस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भला वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप चाहे जितना भी बड़ा कंपोजिट नंबर क्यों ना ले लो, उस कंपोजिट नंबर को हम यूजिंग प्राइम नंबर्स बिल्ड या डिफाइन कर सकते हैं। और यही बात प्राइम नंबर्स को एकदम खास बनाती है। प्राइम नंबर्स आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं तो कोई बात नहीं। बैक इन माई डेज मुझे भी समझ में नहीं आते थे। इनफैक्ट इस रेस में मैथमेटिशियंस भी पीछे नहीं है। उनका दिमाग भी चकरा गया था व्हेन दे डिस्कवर्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को समझने के लिए आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से, कॉन्फिडेंटली, कम समय में और सही आंसर के साथ सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी डिस्कस करेंगे जिसका इस्तेमाल करके प्राइम नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस को आप इजी मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं और देखते हैं कि इस सेशन में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं। प्राइम नंबर्स को समझने के लिए एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और वो है फैक्टर्स। हमने फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन पुरानी स्टैंडर्ड्स में पढ़ रखा है। इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये रिवीजन हमें आगे बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि नॉन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम लोग ये बता पाएंगे, हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि गिवन नंबर n क्या वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सीव ऑफ एराटोस्थियंस। सीव ऑफ एराटोस्थियंस मेथड क्या होता है, जिसका इस्तेमाल करके n से छोटे प्राइम नंबर्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन की रिवीजन के बाद हमने ये देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके दिए गए नंबर n के प्राइम फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा लॉजिक है जो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, जो प्राइम नंबर्स को इतना स्पेशल बनाता है, जिसको हम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स भी कहते हैं। Last but not the least, checking if expansion of 4 raised to n or 6 raised to n ends with digit 0 or not. तो चलिए देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स बाय डेफिनेशन वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीटली डिवाइडिंग? इसका मतलब ये है कि विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। ठीक है, दैट इज if there is a denominator d and a numerator n, and if denominator divides numerator n such that there is no remainder left behind, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर हमें मिला 0, हम ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर d हैज कंप्लीटली डिवाइडेड द न्यूमरेटर n। इसका मतलब ये भी हुआ कि डिनोमिनेटर d इज अ फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर n। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करते हैं। हम सबको ये पता है कि डिवीजन ऑपरेशन में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है डिविडेंड। डिविडेंड को हम न्यूमरेटर भी कहते हैं। ये वो नंबर है जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। दूसरा होता है डिवाइजर। डिवाइजर को हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं। ये वो नंबर है जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड करना चाहते हैं। तीसरा होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन डिवाइजर का मल्टीपल होता है जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे। और चौथा होता है रिमाइंडर, जो कि हमें पीछे मिलता है एट द एंड ऑफ द डिवीजन ऑपरेशन। अब कंप्लीटली डिवाइड करने का लॉजिक क्या है, उसका फंडा क्या है। मान के चलिए अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि डिवाइजर डिड नॉट डिवाइड द डिविडेंड कंप्लीटली। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल 25 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इस केस में हमारा डिविडेंड जो है वो 25 है और डिवाइजर जो है वो 2 है।
तो हमें क्या मिलता है? सो 25 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 12 जा 24, रिमाइंडर मिला 1. सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 विच इज 1, हम ये कह सकते हैं कि 2 डिड नॉट डिवाइड 25 completely. Therefore, 2 is not a factor of 25. ठीक है? केस नंबर 2, मान के चलिए डिवीजन ऑपरेशन में हमें रिमाइंडर मिला 0. इसका मतलब यह है कि डिवाइजर डिवाइडेड द डिविडेंड completely. Therefore, we can say that the divisor is one of the factor of divisor. For example, 244 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2 6 are 24, 4 1 are 4, रिमाइंडर मिला 0. इसका मतलब ये हुआ कि 4 divided 244 completely and 4 is a factor of 244. क्या 4 के अलावा भी 244 के फैक्टर्स हैं? जी हाँ, फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. वो कैसे? इन केस अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि पेयर ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट आर फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड डी. दैट इज हमारे केस में 4, 61 आर फैक्टर्स ऑफ 240. इसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या चीज़ होती है. ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को स्मॉलर नंबर्स में डिवाइड करें, फैक्टराइज करें या ब्रेक डाउन करें, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन. ठीक है, हम गिवन नंबर को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स डिफाइन करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन. ठीक है, हमारे पिछले एग्जाम्पल में हमारा नंबर था 244. ठीक है, और 244 को हमने 4 से फैक्टराइज किया तो हमें क्या पता चला? 4 and 61 आर दी फैक्टर्स ऑफ 244. ठीक है, तो 244 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 into 61. तो 244 की फैक्टराइजेशन हो जाती है 4 into 61. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान के चलो हमारा एग्जाम्पल है 144. ठीक है, 144 को अगर हम 4 से फैक्टराइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 144 और नॉट. तो 144 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 3 are 12, 4 6 are 24, रिमाइंडर 0 मिल रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? 4 इज अ फैक्टर ऑफ 144 और पेयर ऑफ फैक्टर्स क्या है? सो 144 कुड बी रिटन एज 36 into 4. तो इसकी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है? 144 की प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या है? 36 into 4. इसी चीज को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 144 को हमने ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉलर नंबर्स, दैट इज 36 and 4. 244 को हमने ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉलर नंबर्स, दैट इज 4 into 61. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एलिफेंट इन द रूम के बारे में. बाय डेफिनेशन प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1. वो 1 से ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे, एंड हैज ओनली 2 फैक्टर्स. ठीक है, उसके 2 ही फैक्टर्स होंगे और वो कौन कौन से होंगे? 1 एंड नंबर इटसेल्फ. ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. प्राइम नंबर्स को समझने के लिए एक नॉन प्राइम नंबर का एग्जांपल लेके देखेंगे कि डिफरेंस क्या है. ओके, तो मान के चलो नंबर है 18. ठीक है, 18 का प्राइम होने के लिए 2 कंडीशन है. एक, वो 1 से बड़ा होना चाहिए विच इज ट्रू. बी, उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, विच इज 1, 18, द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या बी भी सेटिस्फाई होता है या नहीं. तो 18 के हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को फैक्टराइज कर रहे हैं, हमारे केस में वो 18 है, तो सबसे छोटे नंबर के साथ शुरू करिएगा. छोटा नंबर कौन सा है? 2. ठीक है, 1 से छोटा, 1 से बड़ा नंबर, 1 के बाद सबसे छोटा नंबर है 2.
सो 2 9 जा 18, रिमाइंडर मिला 0, इसका मतलब क्या हुआ 2 और 9, 9 जो है 18 के फैक्टर्स हैं, तो 18 के फैक्टर्स की लिस्ट में 1 2 9 और 18, ठीक है। 1 और 18 के अलावा जो एक्स्ट्रा है वो क्या है 2 और 9, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो बाय डेफिनेशन जो बी वाली क्लॉज है वो फेल कर जाता है, तो इसको ये बना देता है नॉन प्राइम नंबर, ठीक है, नॉन प्राइम नंबर। और नॉन प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। अब जब हमने कंपोजिट नंबर देख लिया, अब देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एक नंबर पीछे चलते हैं, दैट इज 17, ठीक है। 17 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ए मेट, पास है। कंडीशन बी 17 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, दैट आर 1 एंड दोज आर 1 कॉमा 17, ठीक है। अब देखते हैं 17 के फैक्टर्स क्या निकल के आते हैं, ठीक है। तो 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि रिमाइंडर 0 निकलता है नहीं, ठीक है। 2 8 जा 16, रिमाइंडर मिला 1, ठीक है। therefore 2 is not a factor of 17, ठीक है। 3 5 जा 15, रिमाइंडर मिला 2, so 3 is also not a factor of 17. 4 4 जा 16, रिमाइंडर मिला 1, 4 is also not a factor of 17. 5 3 जा 15, रिमाइंडर मिला 2, 5 is also not a factor of 17. 6 2 जा 12, रिमाइंडर मिला 5, therefore 6 is also not a factor of 17. ऐसे ही अगर आप करते जाओगे तो देखोगे तो 17 1 जा 17, तो पहली बार हमें रिमाइंडर मिलता है 0, इसका मतलब क्या हुआ 17 इज अ फैक्टर ऑफ 17 बिकॉज 17 was able to divide 17 completely. तो 17 के फैक्टर्स निकल के आते हैं 1 कॉमा 17, 1 हर किसी का फैक्टर होता है क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, तो डेफिनेशन के हिसाब से 17 के फैक्टर्स क्या हैं 1 एंड 17 इटसेल्फ, तो इसको ये बना देता है प्राइम नंबर, ठीक है। और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक 18 से एक नंबर बड़ा विच इज 19, 19 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 19 के फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 9 जा 18, रिमाइंडर मिला 1, सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 19. 3 6 जा 18, रिमाइंडर मिला 1, therefore 3 is also not a factor of 19. Next 4 4 जा 16, रिमाइंडर मिला 3, इसका मतलब ये हुआ कि 4 is also not a factor of 19. 5 3 जा 15, रिमाइंडर मिला 4, तो इसका मतलब 5 भी 19 का फैक्टर नहीं है. 6 3 जा 18, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, सो 6 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर. ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आप पहुंचोगे 19 1 जा 19 और पहली बार आपको मिलेगा रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ 19 इज अ फैक्टर ऑफ 19. तो 19 की फैक्टर लिस्ट क्या होगी 1 कॉमा 19, तो बाय डेफिनेशन 1 एंड नंबर इटसेल्फ इसको बना देता है प्राइम नंबर, ठीक है। अब कुछ देखते हैं कि फेमस प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या है 1 कॉमा 2, ठीक है, इसको बना देता है प्राइम. नंबर 3 1 कॉमा 3, ठीक है, सो 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर. 4 1 कॉमा 2 कॉमा 4, सो 4 के जो फैक्टर्स हैं उसमें एक एडिशनल फैक्टर है 2, जिसकी वजह से 4 क्या हो जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है. 5 के फैक्टर्स हैं 1 कॉमा 5, तो 5 हो जाता है प्राइम नंबर. 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, ठीक है, सो 6 इज ए कंपोजिट नंबर. 7 1 कॉमा 7, ठीक है, सो 7 के फैक्टर्स क्या हैं 1 एंड 7, सो 7 इज ए प्राइम नंबर. 8 1 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 2 और 4 एडिशनल आते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से 8 इज अ कंपोजिट नंबर। 9, 1 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। 10, 1 2 5 जा 5 2 जा 10 10 1 जा। 11, 1 एंड 11 के अलावा 11 के कोई और फैक्टर्स नहीं है जिसको जो 11 को प्राइम नंबर्स बना देता है। ठीक है, उसके बाद 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। इन सारों के टेबल्स में 12 आता है, इसीलिए 12 के फैक्टर्स हो गए 2 3 4 6 12 एंड 1। ठीक है, 13 के फैक्टर्स हैं 1 और 13। तो ये कुछ फेमस प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स हैं। अब आप लोग डिफरेंस अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे वक्त है एक ऑब्जर्वेशन का। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये देखोगे कि हमारे लिस्ट में 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। ठीक है, उसके बाद 2 एक इकलौता नंबर ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, अब 2 के अलावा जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सारे इवन है। ठीक है, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो कंपोजिट है, जैसे 4 6 8 10 12। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि कोई भी इवन नंबर 2 से इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 2 विल बी फैक्टर ऑफ एनी गिवन इवन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अगर आपको एक इवन नंबर को फैक्टराइज करना है, ठीक है, इवन नंबर को फैक्टराइज करना है तो 2 से कर लीजिए। ठीक है, 2 से कर लोगे अगर आप तो वो फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, अब 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स थे वो ऑड नंबर्स थे। ठीक है, अब ऑड नंबर्स को फैक्टराइज करने का एक ट्रिक ये है, अगर वो नंबर 2 डिजिट का है, ठीक है, तो मतलब ये है कि टेंस और यूनिट डिजिट है। ठीक है, अगर 10 और यूनिट डिजिट को मिला के 3 हो रहा है या 9 हो रहा है तो उसको 3 से फैक्टराइज करो। ठीक है, फैक्टराइज बाय 3 वो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑड नंबर को 2 से फैक्टराइज मत करो, 2 से फैक्टराइज मत करो, क्योंकि ऑड नंबर कभी भी 2 से इक्वली डिवाइड ही नहीं होगा। अगर आपको याद होगा कि हमारे एग्जाम्पल में हमने 25 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करी थी, हमें क्वेश्चन मिला था 12 और रिमाइंडर मिला था 1। इसका मतलब ये है कि 2 डज नॉट डिवाइड 25 कंप्लीटली, therefore 2 is not a factor of 25। ठीक है, अब मान के चलो हमें दिए गए नंबर ऑड है, ठीक है, और उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 0 होता है तो वो इवन नंबर होता है, अगर वो इवन नंबर है तो फैक्टराइज बाय 2। ठीक है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 5 है तो उसको वो इवन नंबर नहीं होगा, वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो फैक्टराइज बाय 5। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप 5 की टेबल देखोगे तो 5 की टेबल में है 5 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 और 5 भी आता है। कोई भी नंबर है अगर वो 0 या 5 से हो रहा है तो उसको 5 से फैक्टराइज कर लो, 5 से फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब तक की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग बन पाई है उसके बेसिस पे हम लोग ये चेक करके बता सकते हैं कि गिवन नंबर, ठीक है, वो प्राइम है या कंपोजिट। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने ये बोला था कि हम एक शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे, और वो शॉर्टकट मेथड है चेकिंग द फैक्टर्स ओनली टिल स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, मान के चलिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें है n की वैल्यू 91। अभी हमें क्या करना है, 91 को चेक करके बताना है कि वो प्राइम है या कंपोजिट। 91 का प्राइम होने का मतलब ये है कि 91 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, 1,91। अगर इनके अलावा कोई और नंबर भी 91 के फैक्टर्स निकल के आते हैं तो वो बन जाता है
कंपोजिट नंबर। तो हम देखते हैं कि 91 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। शॉर्टकट डिस्कस करने के पहले हम लोग देखते हैं कि रेगुलर मेथड क्या है जो स्टूडेंट्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं। फैक्टर्स चेक करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 91 को 2 से, 3 से, 4 से ऑल द वे अप टिल 90 डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये इस अप्रोच में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पहले तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से कच्चे होते हैं, जिसकी वजह से अगर हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक करी तो हमारा जो आंसर है वो गलत आ जाता है। अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड क्या है, ठीक है। हमने ये कहा था कि फैक्टर्स ओनली टिल स्क्वायर रूट चेक करना है, ठीक है। तो हमें 91 के फैक्टर्स टिल स्क्वायर रूट ऑफ n ही चेक करना है। हमारी वैल्यू है n इज इक्वल टू 91, ठीक है। अब हम 91 की स्क्वायर रूट निकालेंगे विच इज अप्रॉक्सीमेटली 9.5, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आया, ठीक है, इसके दो मेथड्स हैं। या तो आप लॉन्ग डिवीजन कर लो, ठीक है, और पता लगा लो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 91 क्या है। तो सेकंड मेथड एक आसान मेथड है जहाँ पे हम देखेंगे कि n किन दो स्क्वायर्स के बीच में पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल n की जो वैल्यू है जो 91 है वो किन दो स्क्वायर्स के बीच में पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें a और b के ऐसे वैल्यूज ढूंढने पड़ेंगे जिसके बीच में 91 पड़ता है, ठीक है। साइड में हम लिखेंगे 6 स्क्वायर फॉर एग्जांपल 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर जो है वो है 100। तो हम देखेंगे कि 91 जो है वो 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। तो 9 स्क्वायर इज लेस देन 91 एंड इट इज लेस देन 10 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट n है वो 10 और 9 के बीच में पड़ेगा। तो हमें 91 को फैक्टराइज करने के लिए सिर्फ फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू 9 तक ही चेक करने हैं। तो फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू 9 कौन कौन से हैं, वो है 7, 5, 3 एंड 2। अब हम 91 को सिर्फ इन्हीं वैल्यू से फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहला नंबर है 7, तो 91 को 7 से फैक्टराइज करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, रिमाइंडर हमें मिला 0। इसका मतलब 91 की फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 7 इंटू 13। तो 91 के फैक्टर्स लिस्ट में क्या आ गए, 1, 7, 13 एंड 91। 1 और 91 के अलावा हमें 7 एंड 13 एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिले हैं। देयरफॉर 91 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। मान के चलिए नेक्स्ट नंबर है दैट इज एग्जांपल नंबर 2, 143। n इज इक्वल टू 143। हमें ये देखना है कि n किन दो स्क्वायर्स के बीच में पड़ता है। तो ठीक है, तो हमें पता है 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 विच इज ग्रेटर देन 143। ग्रेटर भी है और नियरेस्ट भी है, ठीक है। तो इससे पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 11 स्क्वायर विच इज 121। तो इसका मतलब 144 जो है 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि 11 स्क्वायर रूट ऑफ 143 एंड 12। तो हम लोग 143 को फैक्टराइज करेंगे by prime numbers less than or equal to 11 which are 11, 7, 5, 3 and 2। सबसे पहले नंबर को लेंगे 143 को 11 से फैक्टराइज करेंगे। सो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो हमें रिमाइंडर मिला 0। इसका मतलब क्या हुआ, 143 कुड बी रिटन एज 11 इंटू 13। इसका मतलब क्या हुआ, 11 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 143। तो इसके फैक्टर लिस्ट में है 1, 11, 13 एंड 143। तो 1 और 143 के अलावा जो एक्स्ट्रा 11 और 13 मिला है उसकी वजह से 143 जो होता है 143 जो है वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, ठीक है। ये तो है कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स। हमने चेक करके बता लिया कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं।
एक एग्जांपल हम लोग प्राइम नंबर का भी ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है n इज इक्वल टू 223। ठीक है, शॉर्टकट के हिसाब से हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। अब देखते हैं 223 किन स्क्वायर्स के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो जो n की वैल्यू है 223 इज स्मॉलर देन 225 एंड ग्रेटर देन 196। इसका मतलब क्या हुआ, तो a की जो वैल्यू है वो 14 है और इट इज ग्रेटर स्मॉलर देन 15 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 14 स्क्वायर रूट ऑफ 223 लेस देन 15। तो 223 को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या चूज करेंगे, फैक्टराइज बाय प्राइम नंबर्स less than or equal to 14, which are 2, 3, 5, 7, 11 and 13। ठीक है, वन बाय वन 223 को डिवाइड करेंगे। तो 223 को सबसे पहले हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 13 वन जा 13, 13 7 जा 91, रिमाइंडर मिला 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 223। 223 को हम नेक्स्ट 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 2 जा 22। ठीक है, तो रिमाइंडर मिला 3। इसका मतलब 11 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 223। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21। ठीक है, 7 जा 7। ठीक है, तो 7 भी डिवाइड नहीं कर पाया बिकॉज रिमाइंडर इज 6। तो 7 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 223। 223 को हम 5 से फैक्टराइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो ना ही 0 है ना ही 5 है। तो 5 से करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट करेंगे 3 से। तो 3 7 जा 21, 3 6 जा 12, 0 1। सो रिमाइंडर मिला 1। Therefore 3 is also not a factor of 223। 2 से भी ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, 223 does not have any factors which are less than or equal to 14। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 and 223। तो इसको क्या बना देता है, प्राइम नंबर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई why did we only checked until square root of n, that is 14 से नीचे वाले प्राइम नंबर्स से ही फैक्टराइज करके क्यों चेक किया, why not the numbers that are greater than 14। ठीक है, which is greater than 14 all the way up till 222। इस रेंज का क्या, is there any factor in this range? इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। as I had told you previously, factors हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे देख लेते हैं। ठीक है, साइड में हम लोग 36 की डिफरेंट फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो 36 इज इक्वल टू 1 इंटू 36, 2 18 जा 36, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36। उसके बाद 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में नहीं आता है, 9 4 जा 36। उसके बाद 10 और 11 की टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट किसके टेबल में आता है, 12 3 जा 36। उसके बाद 18 2 जा 36। 18 के बाद नेक्स्ट टेबल जिसमें 36 आता है वो है 36 इटसेल्फ। ठीक है, ये हो गई डिफरेंट फैक्टराइजेशंस ऑफ 36। अब आप ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। हमारी जो वैल्यू है n की वो क्या है, 6 है। और 6 क्रॉस 6, 6 इंटू 6 हमारा पिवट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और 6 इंटू 6 ने इस पूरी फैक्टराइजेशन लिस्ट को हाफ में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वो क्या है, वैल्यूज लेस देन 6, फैक्टर्स लेस देन 6 एंड फैक्टर्स विच आर ग्रेटर देन 6। इफ यू ऑब्जर्व 4 3 2 1, ये सारे वैल्यूज 6 से छोटे हैं, इट इज 1 2 3 एंड 4। इसके बाद जो वैल्यूज हैं 9
12, 18, 36 वो 6 से बड़े हैं। 36, ठीक है। अब अगर 36 की फैक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करते हैं तो वो राइट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करेंगे। कैसे? हमारे केस में 36 की एक फैक्टर है 4, ठीक है, 4 क्रॉस 9। अगर आप देखोगे तो इसका एग्जैक्टली रिवर्स है 9 क्रॉस 4। एक वैल्यू 4 क्रॉस 9, एक पेयर जो है वो 6 के नीचे एग्जिस्ट करता है लेफ्ट हैंड साइड, और एक वैल्यू 6 के ऊपर एग्जिस्ट करता है इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज 9 क्रॉस 4, 9 इंटू 4। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 12 आया है, यहाँ पे आया है 12 3 यहाँ पे 2 18 आया है, यहाँ पे 18 2 यहाँ पे 1 36 आया है, यहाँ पे आया है 1 36 इंटू 1। अगर 6 से छोटी वाले रेंज में कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो बड़े वाले रेंज में भी, बड़े वाली साइड में भी उसका रिवर्स वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे केस में अगर गिवन नंबर n का फैक्टर उससे छोटा है वो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, अगर जहाँ पे हमें फैक्टर मिल जाता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो बन जाता है प्राइम नंबर। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ग्रेटर वाली साइड में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे केस में नंबर 223 का स्क्वायर रूट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थी 14 हमारा पिवट पॉइंट था, और 14 से नीचे वाले नंबर्स हमने प्राइम नंबर्स हमने लिए थे 13, 11, 7, 5, 3, 2, ठीक है। अगर इनमें से कोई नंबर्स फैक्टर्स होते तो इनके एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में फैक्टर्स यहाँ पे मौजूद होते, ठीक है। सिंस वी डिड नॉट गेट एनी फैक्टर्स इन दी लेफ्ट हैंड साइड, कोई न्यू फैक्टर हमें राइट हैंड साइड भी नहीं मिलेगा, इसीलिए सिर्फ 14 तक ही चेक करना इनफ था, और इसीलिए हमने सिर्फ 14 तक ही चेक किया और ये पाया कि 14 से छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 223 का फैक्टर है। देयरफॉर 14 से बड़ा भी कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो 223 का फैक्टर होगा। इसलिए हम सेफली ये कह सकते हैं कि 223 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। ये शॉर्टकट आपका टाइम बचाने के साथ साथ भी मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी को बहुत कम कर देता है। अब तक हमने देखा कि सिंगल डिजिट्स, डबल डिजिट्स या ट्रिपल डिजिट्स को कैसे हम बता सकते हैं कि प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। एग्जाम्स में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जहाँ पे हमें बताया जाएगा कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5। ओके, एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। यहाँ पे एग्जामिनर को ये पता है कि दिस कैलकुलेशन यील्ड्स हिम ए कंपोजिट नंबर, लेकिन हमें इसके पीछे का लॉजिक बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। So let n is equal to 7 into 11 into 13 plus 13, where n is our number, composite number। अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो n is equal to 7 into 11 plus 1, ठीक है। मैंने इसको कैसे कॉमन लिया, ठीक है। 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1 को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिलता है 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 13, ठीक है। बेसिकली मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है कि 13 इंटू 77 प्लस 1, दैट इज 13 इंटू 78, ठीक है। यहाँ पे देखो जो n की फैक्टराइजेशन निकल के आई है वो है 13 इंटू 78। इसका मतलब ये हुआ कि n के दो फैक्टर्स हैं, एक 13 और एक 78। ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स 1 और n के अलावा भी हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। सिंस n हैज फैक्टर्स 1, 13, 78 and n, therefore n is a composite number, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 इंटू 19 प्लस 17,
तो let n is equal to 17 into 19 plus 17. 17 दोनों में कॉमन है तो 17 को कॉमन निकाल लिया, 19 plus 1 that is equal to 17 into 20, that is equal to 17 into 20. So n could be written as 17 into 20. इसका मतलब ये हुआ कि n के दो और फैक्टर्स हैं apart from 1 and n, which are 17 and 20. Since n has factors 1, 17, 20 and n is a composite number. Next question. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ठीक है, the given value of n is this. Therefore n is equal to, ठीक है, अगर आप देखोगे इस प्रोडक्ट लिस्ट में 5 मौजूद है, इसका मतलब ये है कि जो भी इसका कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। मल्टीपल ऑफ 5 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 5k, जहाँ पे k की वैल्यू है 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1. Therefore 5k could be written as 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है, therefore substituting this 5k in equation number 1, that is n is equal to 5k plus 5. ठीक है, अब यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 into k plus 1. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n के दो फैक्टर्स हैं, एक तो 5 और एक k plus 1. ठीक है, सिंस n has factors 1, 5, k plus 1 and n, therefore n is a composite number. सिंपल है, तो ठीक है, अब देखते हैं कि सीव ऑफ एराटोस्थियंस मेथड क्या होता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम गिवन अ नंबर से छोटे सारे प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एराटोस्थियंस नामक एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया है। उनका कहना ये था कि आइडेंटिफाइंग कंपोजिट नंबर्स इज इजी देन कंपेयर टू आइडेंटिफाइंग द प्राइम नंबर्स। लेट्स से एग्जाम्पल के लिए हम लोग n ले लेते हैं 30 और हमें 30 से छोटे प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो इस मेथड के हिसाब से हमें सबसे पहले 2 से लेकर सारे नंबर्स लिस्ट डाउन करने हैं टिल 30। तो क्विकली कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंपोजिट नंबर्स को कैंसिल आउट कर लेंगे वन बाय वन। ठीक है, हमें ये पता है 2 इज अ प्राइम नंबर, सो 2 को छोड़ के सारे 2 के मल्टीपल्स हम लोग कैंसिल आउट करेंगे विच आर ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, तो इसके हिसाब से 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 2 10 are 20, 22, 24, 26, 28 और 30 चला गया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में 3 को छोड़ के सारे 3 के मल्टीपल्स निकाल देंगे। 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 3 6 are 18, 3 7 are 21, 3 8 are 24, 3 9 are 27, 3 10 are 30। उसके बाद 4 तो चला गया है, अब 5 के अलावा 5 के सारे मल्टीपल्स निकाल देंगे। 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30। उसके बाद 7 को छोड़ के 7 के सारे मल्टीपल्स हटा देंगे। 7 1 is 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28। उसके बाद 11 को छोड़ के सारे 11 के मल्टीपल्स हटा देंगे 22 33। ठीक है, उसके बाद 13 को छोड़ के 13 के सारे मल्टीपल्स हटा देंगे। ठीक है, उसी तरह 17 को छोड़ के 17 के मल्टीपल्स हटा देंगे,
19 के मल्टीपल्स हटा देंगे, 23 के मल्टीपल्स हटा देंगे और 29 के एग्जिस्टिंग मल्टीपल्स हटा देंगे। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमें जो मिलते हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29. These are all prime numbers which are smaller than 30. ठीक है, इसी मेथड को हम सीओ-फेरेटोसियस मेथड कहते हैं। एग्जाम्स में आसानी के लिए, लेस फ्रस्ट्रेशन के लिए और क्विक रिजल्ट्स के लिए आप इन नंबर्स को बाहर कर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन रिवीजन के दौरान एक एग्जाम्पल लिया था जो है 244, ठीक है, और उसको हमने 4 से फैक्टराइज किया था और फैक्टराइज करने पे हमें पता चला था कि 244 के जो फैक्टर्स हैं वो है 4 इंटू 61। ये था हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ फैक्टराइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है, तो हम पे एक रूल लगेगा और वो रूल क्या है, यूज ओनली प्राइम नंबर्स टू फैक्टराइज। ठीक है, सो 244 को हम 4 से फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको कोई प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करना पड़ेगा। Now looking at this number, we can say that this is an even number. If it is an even number, we have already established the fact that it is divisible, completely divisible by 2, और 2 इसका एक फैक्टर होगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 244 2। तो 2 हमारा डिवाइजर हो गया, 244 हमारा डिविडेंड हो गया, और क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 244 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलता है 2 1 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, रिमाइंडर मिला 0। अगेन ये एक फैक्टराइजेशन होगी जहाँ पे हमने 2 से 244 को फैक्टराइज किया और वो हमें क्वेश्चन मिला 122। तो हम ये कह सकते हैं कि 244 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 122। लेकिन अगर आप देखोगे 122 इज ए कंपोजिट नंबर। Why? Because it's an even number greater than 2. We have already learned that any even number greater than 2 is always a composite number. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम कोई कंपोजिट नंबर नहीं छोड़ सकते, हमें उसको यूजिंग प्राइम नंबर्स आगे फैक्टराइज करना ही पड़ता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वी गेट 1 एट दिस प्लेस जहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो 122 को फिर से 2 से ही फैक्टराइज करेंगे, तो 2 6 12 2 1 2। ठीक है, अब 61 जो है वो है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब 61 को 3 से फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, क्या 3 61 को फैक्टराइज करेगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा? 3 2 6, नहीं। ठीक है, तो 3 नहीं कर पाएगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट नंबर इन लाइन, दैट इज 5। 5 भी नहीं करेगा बिकॉज 61 यूनिट डिजिट इज नॉट 0 नॉर 5, तो 5 भी नहीं करेगा। व्हाट अबाउट 7? सो 7 1 7 9 जा 63, ठीक है, जो कि बड़ा है, नहीं करेगा, तो 7 भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो पता करें कि 61 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। उसके लिए अगर हम ये देखेंगे, उसके लिए हम इस पे शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि 61 किन दो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि 61 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में पड़ता है, दैट इज 49 और 64 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 7 से नीचे सारे प्राइम नंबर से हम 61 को फैक्टराइज करके देखेंगे। अगर उनमें से कोई एक नंबर इसका फैक्टर निकलता है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाता है, अगर नहीं तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, 61 को हमने 3 से फैक्टराइज किया, नहीं हुआ। 61 को हमने 5 से फैक्टराइज किया, नहीं हुआ। 7 से फैक्टराइज किया, नहीं हुआ। और 2 से हम इसको फैक्टराइज करेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 इज एन इवन नंबर एंड 61 इज एन ऑड नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 7 से नीचे जो भी प्राइम नंबर्स हैं उससे 61 फैक्टराइज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि 7 से बड़े जो नंबर्स हैं, मतलब जैसे 11 13 17 19, ये उन नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, 61 प्राइम नंबर है। तो 61 को हम सिंपली लिखेंगे 61 इंटू 1। अब 1 आ गया तो हमारी फैक्टराइजेशन रुक गई, ठीक है। तो 244 की जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 62 एंड 61, ठीक है। और 244 की प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 61, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 61। अगर आप प्रीवियस एग्जाम अगर आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन पे देखते तो 244 को हम 4 इंटू 61 लिख रहे थे, और 4 इज ए composite number which can be broken down as 2 into 2, और 61 को ऐसे ही नीचे लिख देंगे तो इसकी प्राइम फैक्टर बन जाती 244 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 61, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो n इज इक्वल टू 420 और हमें 420 को फैक्टराइज करना है। 420 को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले उसको ऊपर लिख लेते हैं। 420 एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से फैक्टराइज हो जाता है, तो उसको 2 से फैक्टराइज करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0, रिमाइंडर मिला 0। 2 1 ज़ा 2, 1 को नीचे लाने के लिए 0 और 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका यूनिट डिजिट जो है 5 ऑड नंबर है, तो ये इसको हम 5 से फैक्टराइज नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। 5 2 ज़ा 10, इसको हम 5 से फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर यहाँ पे आप देखोगे ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऑप्शन कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड बाय 2। जैसे ही इस नंबर को ऑब्जर्व करोगे तो इसका यूनिट डिजिट, जैसे ही इस नंबर को ऑब्जर्व करोगे तो इसका यूनिट डिजिट 3 से फैक्टराइज हो जाएगा, मिला के 3 हो रहा है 7 सा, सो 3 से फैक्टराइज हो जाएगा 7, सो 3 1 सा 7 सा, ठीक है। और 420 की जो फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 420 की जो फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू, दैट इज 7 2 स्क्वायर। 420 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1 7, और 420 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1 7 एंड 2 4 3 20 5 7 एंड, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू है 504, ठीक है। 504 अगेन इवन नंबर, सो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब आप देखो ये एक ऑड नंबर है, 2 से नहीं होगा, और इसकी यूनिट और टेंस डिजिट मिला के बन रहा है 9, सो ये 3 से हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये भी 3 से हो जाएगा। 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 1 मिल गया, ठीक है। तो हम रोक सकते हैं। तो 504 could be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7, that is 2 cube into 3 square into 7, ठीक है। और 504 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 3 7, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्स में आपको यही पूछा जाएगा कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइज अ गिवन नंबर, let's say 900, write down its product of primes, ठीक है, and identify the prime factors, ठीक है। तो 900 again is an even number, ठीक है। so 2 450 is a 900, 2 2 is a 4, 2 2 is a 4, 2 5 is a 225 is an odd number and has 5 in its unit digit, so 5 से चला जाएगा। 545 is a, so this is 5 9 is a, this is 3 3 is a, this is 3 1 is a. So 900 could be written as 2 into 2 into 5 into 5 into 3 into 3, that is 2 square 5 square and 3 square, ठीक है। तो 900 की प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हो गई, वो ये है। और 900 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 5 एंड 3, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पहले एग्जाम्पल में हमने 244 को फैक्टराइज किया था एज 4 इंटू 61, जहाँ पे 4 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर निकला, और कॉम्पोजिट नंबर 4 को हम इन टर्न 2 इंटू 2 में डिफाइन कर पाए, ठीक है। सिमिलरली 122 को हम 122 विच इज अ कॉम्पोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर पाए
2 इंटू 61 में इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ठीक है। सिमिलरली हमने 21 को, ठीक है, 21 को इन टर्न ब्रेक डाउन कर पाए 7 इंटू 7 इंटू 3 में, ठीक है, इंटू इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल 9 को, विच इज अ कंपोजिट नंबर, वी वर एबल टू ब्रेक इट डाउन एज 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर could be factorized further in terms of prime factors, ठीक है। इसका मतलब ये गिवन अ कंपोजिट नंबर n को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो वीडियो के शुरुआत में हमने बोला था कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, उसको हम यूजिंग प्राइम नंबर्स डिफाइन या बिल्ड कर सकते हैं। और इसी वजह से प्राइम नंबर्स को लेगोस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। जैसे लेगोस कम्स इनटू डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर यूजिंग विच वी कैन बिल्ड अ स्ट्रक्चर, ठीक उसी तरह जो प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, डिफरेंट साइजेस में आते हैं एंड दीज एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। इन नंबर्स को और डिवाइड नहीं कर सकते और फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूजिंग दीज प्राइम नंबर्स वी कैन बिल्ड एनी कंपोजिट नंबर। और इसके ऑब्जर्वेशन को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थियरी ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। थ्योरम ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक आवर फेमस एग्जांपल 244, ठीक है। सो 244 कुड बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 61, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 स्क्वायर इंटू 61, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो यूनिक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर ऐड नहीं कर सकते जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 244 ही मिले, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, प्राइम नंबर्स है, वो यूनिक है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन विच दे अपीयर। फॉर एग्जाम्पल इसको 61 इंटू 2 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 61 इंटू 2 लिखो, ठीक है, हमें मिलना 244 ही है। तो 2 पहले आए या 61 पहले आए इससे फर्क नहीं पड़ता, बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इनके अलावा, इन फैक्टर्स के अलावा इस मल्टीप्लीकेशन में कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 900 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स थे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। इन नंबर्स के अलावा, इन प्राइम फैक्टर्स के अलावा इस प्रोडक्ट लिस्ट में कोई और नंबर एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिससे हमें वापस से 900 मिले। तो ये क्या हो गई, एक यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गई, ठीक है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 3 पहले आए, उसके बाद में 2, उसके बाद में 5, ये फर्क नहीं पड़ता। इसी थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। अब आ जाते हैं कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पर। चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 कुछ इस तरह है, ठीक है। कंसिडर नंबर 4n where n is any natural number. We have to check whether there is any value of n for which 4n expands and ends with digit 0. इस तरीके के क्वेश्चंस को हम एक लॉजिक लगाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लास्ट डिजिट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। लॉजिक ये है कि जो लास्ट डिजिट है, जो एक्सपेंशन की लास्ट डिजिट है, वो बेस पे डिपेंड करती है और हमारे केस में बेस है 4, ठीक है। और उसकी जो उस नंबर के एक्सपेंशन की जो लास्ट डिजिट होगी वो भी 4 पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1 हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, और वो नंबर है 10, ठीक है। और 10 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 5। कोई भी नंबर अगर वो 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, एंड्स विथ 0, देन उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए विच आर 2 एंड 5, ठीक है।
ये हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है या रिजल्ट नंबर 1 है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, हम लोग 4 रेज टू n में फिर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अब 4 रेज टू n की एक्सपेंशन को एनालाइज करेंगे। 4 टू द पावर 1 इज 4, 4 to the power 2 is 16, 4 cube is 64, 4 to the power 4 is 256, 4 to the power 5 is 1024। अब आप देखोगे इन सारे नंबर्स की जो यूनिट प्लेस है वो है 4 6 4 6 4 6 और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 6 पे एंडिंग होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न है वो रिपीट करता है, that is 4 6 4 6 4 6 and so on। इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 4 raised to n never ends with 0, ठीक है। भला ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 raised to n हुआ 2 raised to 2n। तो इस वाले इक्वेशन में देर आर लॉट्स ऑफ टूज, मतलब ये हुआ कि जो 4 रेज टू n के फैक्टर्स हैं उसमें टूज तो हैं लेकिन 5 इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है। बट हमने ये कहा था रिजल्ट नंबर 1, बट लेकिन रिजल्ट नंबर 1 ये था कि इफ n ends with 0 it must and should have 2 and 5 both as factors। Since 4 raised to n has 2 raised to 2n has 2 as factors and not 5, therefore 4 raised to n does not end with digit 0। क्लियर है? ठीक उसी तरह और एक एग्जांपल देख लेते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पे हमें चेक करना है कि 6 रेज टू n की एक्सपेंशन वेदर इट एंड्स विद 0 और नॉट, ठीक है। अगेन हमारा जो टिप था या लॉजिक था वो ये कहता था कि जो लास्ट डिजिट होता है वो बेस पे डिपेंड करता है और हमारा जो बेस है वो है 6 और 6 के फैक्टर्स हैं 2 और 3, ठीक है। Since a number that ends with 0 needs 2 factors mandatorily, that is 2 and 5, and 6 does not have factor 5 in its list, therefore we can say that 6 raised to n, where n is equal to any natural number, never ends with 0। इसको एनालाइज भी करके देख लेते हैं। 6 to the power 1 is equal to 6, 6 to the power 2 is equal to 36, 6 cube is equal to 216, 6 raised to 4 is equal to 1296। अगर आप इसकी यूनिट डिजिट्स देखेंगे तो वो 6 6 6 6 हमेशा 6 पे ही एंड होगी। जैसे मैंने बोला कि 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 3 है, ठीक है, जो हमारा बेस है, और इस फैक्टर लिस्ट में 5 नहीं है, इस वजह से 6 रेज टू n नेवर एंड्स विद 0। तो इसी के साथ हमने प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको अब भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। मेरा आने वाला वीडियो रियल नंबर्स चैप्टर का पार्ट 2 है जो कि HCF और LCM के टॉपिक्स पे बेस्ड होगा। मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल मैथ सिंपली एक्सप्लेन को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। Until my next video, it's me Sadik signing off. Thanks for watching.